आज है 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट ने नए साल 2026 की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ की है और अब तक हुई तीनों ट्रेडिंग सेशंस में लगातार मजबूती देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि ये तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग हर सेक्टर की भागीदारी के साथ बाजार ऊपर गया है। डाउ जोन्स में करीब 500 अंकों की शानदार बढ़त देखने को मिली और इंडेक्स पहली बार 49,000 के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स भी 0.6% की तेजी के साथ करीब 6,950 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में भी 0.6% की बढ़त रही। एनवीडिया की शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी ने साफ कहा कि 2026 के अंत तक AI और डेटा सेंटर चिप्स से $500 अरब के रेवेन्यू का आउटलुक और मजबूत हुआ है। खास बात यह है कि चीन से H200 AI चिप्स की मजबूत मांग दिख रही है, जिन्हें अब वहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एनवीडिया जैसे बड़े चिप शेयरों में गिरावट की वजह से ही नैस्डैक की तेजी थोड़ी सीमित रही, यानी टेक सेक्टर में कुछ दबाव दिखा, वरना नैस्डैक की चाल और मजबूत हो सकती थी। दिसंबर का सर्विसेज PMI 5.25 रहा, जो अब भी एक्सपेंशन यानी ग्रोथ के दायरे में है, क्योंकि 50 के ऊपर का आंकड़ा विस्तार को दर्शाता है। हालांकि ये अप्रैल 2025 के बाद की सबसे धीमी रफ्तार है और नवंबर की 5.41 से नीचे आया है। इस कमजोर PMI डेटा के बावजूद फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीदों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। CME फेड वॉच के मुताबिक 80% से ज्यादा बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि इस महीने के अंत में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला जारी रहा और गोल्ड की कीमतें फिर से $4,500 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गईं। सिल्वर भी मजबूती दिखाते हुए $80 प्रति आउंस के ऊपर ट्रेड करता नजर आया। कच्चे तेल की बात करें तो US द्वारा वेनेजुएला में की गई कार्रवाई के बाद आई शुरुआती तेजी पूरी तरह खत्म हो गई। ब्रेंट क्रूड फिर से $60 प्रति बैरल के स्तर पर वापस आ गया है। आज से US में अहम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आना शुरू होगा, जिसमें ADP प्राइवेट पेरोल डेटा, जॉब ओपनिंग्स और फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े शामिल हैं। इन डेटा से आगे बाजार की दिशा को लेकर संकेत मिल सकते हैं। इंडियन कंपनियों के ADRs की बात करें तो इन्फोसिस का ADR करीब 2.38% की मजबूती के साथ बंद हुआ। विप्रो लिमिटेड के ADR में 1.40% की बढ़त रही। ICICI बैंक लिमिटेड के ADR में करीब 2.63% की अच्छी तेजी देखने को मिली। HDFC बैंक लिमिटेड के ADR में करीब 2.17% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के ADR में हल्की मजबूती देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR में भी करीब 4.32% की कमजोरी दर्ज की गई। ट्रैवल सेक्टर में मेक माई ट्रिप के शेयर करीब 1.61% ऊपर बंद हुए, जबकि रोडज़ैन और यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कल के सेशन में पूरा फोकस निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहा, क्योंकि एक ही स्टॉक ने पूरे मार्केट की दिशा बदल दी। IT और बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव थे, फिर भी बाजार लेड हुआ, जिससे साफ दिखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेट कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट की वजह कंपनी के रिजल्ट या बिजनेस से जुड़ी नहीं थी, बल्कि जियोपॉलिटिकल न्यूज से जुड़ी थी। खबर आई कि रूस से 3 ऑयल टैंकर जामनगर रिफाइनरी की ओर आ रहे हैं और इसी न्यूज ने बाजार में दबाव बना दिया। ग्लोबल लेवल पर रशिया ऑयल को लेकर चल रही राजनीति का सीधा असर आज इंडियन मार्केट में देखने को मिला। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि राजनीति और ग्लोबल रिश्तों का असर शेयर बाजार पर कैसे पड़ता है। निफ्टी के लिए 26,220 का लेवल ऊपर की तरफ अहम है, जिसके ऊपर 280 का हर्डल आएगा। अगर 280 डिसाइसिवली टूटता है तो आगे 340 और 420 जैसे जोन खुल सकते हैं। नीचे की तरफ 26,150 के नीचे कमजोरी बढ़ेगी और फिर 26,000 तक का सफर देखने को मिल सकता है। इसलिए इन लेवल्स के आसपास सावधानी जरूरी है। बैंक निफ्टी फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ 60,000 और ऊपर की तरफ 62,000 अहम लेवल हैं। जब तक इनमें से कोई एक साइड नहीं टूटती, तब तक क्लियर ट्रेड नहीं बनता। सेंसेक्स में 85,000 का लेवल बेहद अहम है। इसके नीचे टिकने पर 85,800 और फिर 85,460 तक का दबाव दिख सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 85,250 के ऊपर 85,400 और 85,600 के लेवल खुलते हैं।
गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 26,233 से 26,235 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 40 से 50 पॉइंट नीचे। इसका सीधा मतलब यह है कि आज इंडियन कैश मार्केट में निफ्टी 50 की शुरुआत फ्लैट से हल्की नेगेटिव रह सकती है। कमोडिटी में सिल्वर मजबूत बना हुआ है और जब तक 250 के ऊपर है तब तक शॉर्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्रूड ऑयल भी बुलिश ट्रेंड में है और 5,200 के ऊपर रहने तक अपसाइड व्यू बना रहेगा। नेचुरल गैस में फिलहाल सप्लाई बढ़ने की आशंका से दबाव है, लेकिन 314 के ऊपर टिकने पर 330 तक का मूव देखा जा सकता है। गोल्ड मजबूत बना हुआ है और जब तक 1,38,500 के नीचे नहीं आता तब तक इसमें कमजोरी की बात करना जल्दबाजी होगी। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। XRP ने पिछले कुछ दिनों में तेज रैली दी है। बिटकॉइन अभी भी मजबूत स्ट्रक्चर में है और 94,000 का लेवल इसके लिए बड़ा हर्डल है। इथेरियम भी अभी बुलिश ट्रेंड में है। FIIs ने कल करीब 9,636 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन 12,028 करोड़ रुपए की बिकवाली के चलते उनका नेट आउटफ्लो लगभग 2,392 करोड़ रुपए रहा। यही वजह रही कि बाजार पर दबाव बना रहा और इंडेक्स पूरी तरह संभल नहीं पाया। दूसरी तरफ DIIs ने मजबूती दिखाते हुए 10,437 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,417 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद करीब 1,019 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। घरेलू निवेशकों की ये खरीदारी बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करती दिखी। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। बायोकॉन की सब्सिडियरी अमेरिका में होने वाली एक बड़े हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में कैंसर से जुड़ी 3 नई बायोसिमिलर दवाएं पेश करने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑन्कोलॉजी बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है। बढ़ती कैंसर दवाओं की मांग और किफायती इलाज की जरूरत को देखते हुए ये कदम ग्लोबल मार्केट में बायोकॉन की पकड़ मजबूत कर सकता है। टाटो कैपिटल में बुधवार 7 जनवरी को 3 महीने का शेयर होल्डर लॉक इन खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद करीब 2% शेयर ट्रेडिंग के लिए खुले होंगे। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ज्यादा हिला नहीं, लेकिन हाल के 2 हफ्तों में ये इशू प्राइस के ऊपर चला गया है। इतने बड़े वैल्यू के शेयर अनलॉक होने से स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो में भी 7 जनवरी को 1 महीने का लॉक इन खत्म हो रहा है, जिसमें लगभग 2% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगी। मौजूदा कीमतों पर इन शेयरों की वैल्यू करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ऐसे में बाजार में सप्लाई बढ़ने से शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बताया कि तीसरी तिमाही में घरेलू मांग में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। कंपनी को भरोसा है कि महंगाई कम होने और GST रेट्स घटने से आगे कंजम्पशन और बेहतर होगी। होम केयर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि पर्सनल केयर में भी रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। IEX ने साफ किया है कि मार्केट कपलिंग को लेकर अभी तक एप्टल की तरफ से कोई आदेश पास नहीं हुआ है। हाल ही में शेयर में तेज उछाल के बाद ये स्पष्टीकरण आया है, जिससे निवेशकों की अनिश्चितता थोड़ी कम हुई है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी, जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। ONGC ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मूरी 5 वेल में गैस लीक के बाद अब सीनियर मैनेजमेंट खुद ऑपरेशंस संभाल रहा है। कंपनी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम मौके पर मौजूद है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी स्थिति को गंभीरता से कंट्रोल करने में जुटी हुई है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को NHAI से उड़ीसा में एक टोल रोड प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्रोजेक्ट 20 साल के टोलिंग राइट्स के साथ आता है, जिसके लिए कंपनी ने अप फ्रंट बड़ी रकम देने की बात कही है। लंबे समय में ये प्रोजेक्ट स्टेबल कैश फ्लो देने वाला माना जा रहा है। लोढ़ा डेवलपर्स ने तीसरी तिमाही में प्री सेल्स में 25% की मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जो अच्छी मांग को दर्शाता है। हालांकि कलेक्शंस में गिरावट आई है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन बढ़ने के साथ कलेक्शंस सुधरेंगे। पिडिलाइट की सब्सिडियरी ने पेपरफ्राई लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी शेयर स्वैप के जरिए ट्रांसफर कर दी है। इस डील के बाद कंपनी को TCC कॉन्सेप्ट लिमिटेड में छोटी सी हिस्सेदारी मिली है। कंपनी ने साफ किया है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, जिससे गवर्नेंस को लेकर चिंता कम होती है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को जानकारी दी है कि 8 जनवरी की रात से 10 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। ये डाउन टाइम कोर बैंकिंग सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करने के कारण रहेगा। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि जरूरी ट्रांजैक्शन पहले ही निपटा लें।
टाइटन ने तीसरी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, खासकर ज्वेलरी और ओवरसीज बिजनेस में। त्योहारों की मजबूत मांग और नए स्टोर खुलने से ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। इससे ये साफ होता है कि ब्रांड की पकड़ अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी ने तिमाही के दौरान 100 से ज्यादा नए स्टोर्स जोड़े हैं, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के संकेत मिलते हैं। बाजार ने इस अपडेट को पॉजिटिव लिया और शेयर में हल्की तेजी दिखी। कोल इंडिया को अपनी सब्सिडियरी भारत कोकिंग लिमिटेड के आईपीओ से बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये 2024 का पहला बड़ा सब्सिडियरी डाइवेस्टमेंट माना जा रहा है। इससे कंपनी को कैश फ्लो और वैल्यू अनलॉकिंग दोनों का फायदा मिल सकता है। येस बैंक को एनएसडीएल से रिटेल डीमैट बिजनेस को येस सिक्योरिटीज में ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई है। ये कदम बैंक की इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का अहम हिस्सा है। निवेशकों के लिए ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि इससे बैंक के बिजनेस स्ट्रक्चर में साफ